उनको प्रधानमंत्री ना बनाए, वे देश के चौकीदार बनना चाहते हैं ताकि देश के खजाने पर कोई भी पंजा पहुंच ना सके। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित युवकों पर दिए गए बयान पर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू, बीजेपी और समाजवादी पार्टी सभी ने मिलकर राहुल गांधी पर हमला बोल दिया है। पहले इन 9 सालों में कांग्रेस पार्टी ने देश के मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगाया और अब उसी परंपरा को, उसी ट्रेडिशन को युवराज बढ़ा करके मेड इन आईएसआई का ठप्पा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में एक खतरनाक मानसिकता है, एक षड्यंत्रकारी मानसिकता है, जिससे कि न केवल देश में एक माहौल खराब होगा बल्कि कहीं न कहीं देश के इतने बड़े समाज को आतंकवादी साबित करने का भी कोशिश होगी। अगर राहुल जी डिटेल दें तो उत्तर प्रदेश सरकार उस सबकी जांच करा देगी, लेकिन अगर सिर्फ राजनीति की बयान है तो मुसलमान को प्रश्न चिन्ह करना बहुत अच्छा नहीं है, मुसलमान को आतंकवादियों के साथ जोड़ना बहुत अच्छा नहीं है। और चूंकि पिछली बसपा सरकार में कांग्रेस और बसपा ने मिलकर तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर जेल में बंद किया, तो अगर वो साजिश फिर हो रही हो तो उत्तर प्रदेश सरकार उस साजिश को नहीं स्वीकार करेगी। हम किसी निर्दोष मुसलमान को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं। कि अगर राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिकता का इस्तेमाल होता है तो उससे देश के दुश्मनों को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल जाता है और वो हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी शुरू कर देते हैं। इसलिए उस खतरे से आगाह किया। देखिए, इस मामले में मैं इतना कह सकता हूं कि शायद उनके पास स्रोत ज्यादा होगा, सरकार उनकी है, एजेंसियां उनको खबर देती होंगी। हम लोगों की इस तरह खबर अगर ऐसा नहीं तो सार्वजनिक करें कि किस सूत्र से इन्होंने बात कही। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात इलेक्शन के दौरान करना ये ठीक नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरभूमि झांसी से आज बुंदेलखंड की पहली रैली को नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और लाखों लोगों की भीड़ में नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए प्रदेश सरकार को भी नहीं बख्शा। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने झांसी में विजय संघनाथ रैली को संबोधित किया। उन्होंने रैली में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल को उन मुसलमान लोगों के नाम बताने चाहिए जिनके संबंध आईएसआई से होने की उन्होंने आशंका जताई है। रैली में मोदी ने कहा कि हमें 60 महीने का समय दीजिए, हम आपकी तकदीर और देश की तस्वीर बदल देंगे। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड वीरों की धरती है। आज बुंदेलखंड की धरती बेरोजगारी और गरीबी झेल रही है। बुंदेलखंड के विकास के लिए पैसा आया लेकिन पैसे का कोई पता नहीं चला। बुंदेलखंड में भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी के हालात हैं। उन्होंने कहा कि झांसी में ऐसा जनसमूह उन्होंने नहीं देखा। बुंदेलखंड की जनता गुजरात की तरह विकास भी देखना चाहती है। नरेंद्र मोदी की बुंदेलखंड की पहली रैली में जहां लाखों लोगों ने एकत्र होकर नरेंद्र मोदी का उत्साहवर्धन किया, वहीं नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही। मोदी के नाम पर ऐतराज नहीं, बशर्ते मोदी को बदलना होगा तो हम भी बदलेंगे। मोदी के लिए दरवाजे बंद नहीं बल्कि खुले हुए हैं। ये बातें समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक ने कही। मुस्लिम धर्मगुरु और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने लोकसभा चुनाव से पहले यह कहकर चौंका दिया है कि नरेंद्र मोदी का अतीत भूला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि तमाम नाइतफाकियों के बावजूद मोदी से बातचीत का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। वे खुद को बदलें तो हम भी बदलने को तैयार हैं। समाचार प्लस से खास बातचीत करते हुए मौलाना कल्बे सादिक ने कहा कि मोदी हिंदू मुसलमान का सवाल छोड़ें, गरीबी, भ्रष्टाचार, फिरका परस्ती और नाइंसाफी पर एजेंडा और प्लान सार्वजनिक करें तो हम उन पर गौर करने को तैयार हैं। सादिक ने कहा कि इतिहास में ऐसी तमाम मिसालें हैं जिनका अतीत तो अच्छा नहीं था लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधार लिया। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना कल्बे सादिक ने ये भी कहा कि सभी राजनेताओं को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर नहीं बल्कि देश के विकास के नाम पर वोट मांगनी चाहिए और नरेंद्र मोदी भी अगर देश के विकास के नाम पर वोट मांगते हैं तो हम उन पर गौर करेंगे। आसाराम और उनके सहयोगियों को पुलिस कल फिर से कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन कल भी चार्जशीट पेश कर पाना मुश्किल है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी आसाराम और सह आरोपियों को आज सेशन कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जुडिशियल कस्टडी कल ही पूरी हो गई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी भी की थी लेकिन ऐन वक्त पर इसे टालना पड़ा।
पुलिस ने कोर्ट से 1 दिन का समय लिया ताकि कल चार्जशीट पेश की जा सके। यह समय भी पुलिस के काम नहीं आया। ऐसा लगता है कि पुलिस कल भी चार्जशीट पेश नहीं कर पाएगी। इस कारण कल आसाराम व सहयोगियों को पेश कर पुलिस 2-3 दिन के लिए उन्हें फिर से न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आग्रह कर सकती है। अब पुलिस अगले सप्ताह ही चार्जशीट पेश कर पाएगी। आसाराम और उनके सहयोगियों को कोर्ट में पेश करते समय समर्थकों के उमड़ने से होने वाली परेशानी से पुलिस बचना चाहती थी, लेकिन पुलिस को अब यह परेशानी उठानी ही होगी। जब मामले की ट्रायल शुरू होगी तब भी आसाराम और सह आरोपियों को कोर्ट में लाना और ले जाना पड़ेगा। राजस्थान में एक कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कुछ ऐसा ही मामला बाबूलाल नागर मामले में देखा गया। बाबूलाल नागर पर करीब 1 माह से ज्यादा समय बीतने के बाद आज शिकंजा कसा गया और उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। बाबूलाल नागर पर करीब 1.25 महीने से दुष्कर्म का मामला दर्ज था। इस पूरे मामले में सीआईडी सीबी ने मामले की जांच की और जब बाबूलाल नागर को बुलाया गया तो बाबूलाल नागर आजाद पंछी की तरह उनके पास आते रहे। लेकिन इस पूरे मामले में जब मामला सीबीआई में आया तो सीबीआई ने इस पूरे मामले में भले ही समय लगाया, लेकिन सीबीआई ने ऐसे तथ्य जुटाए कि बाबूलाल नागर जैसे ही पहली बार पूछताछ के लिए सर्किट हाउस गए तो वहां 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बाबूलाल नागर को सीबीआई सर्किट हाउस से एसएमएस अस्पताल ले गई, जहां उनका मेडिकल कराया गया और उसके बाद उनको सीबीआई कार्यालय में ले जाया गया, जहां पर उनकी कल सीबीआई कोर्ट में पूछताछ होनी है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अब बाबूलाल नागर की पार्टी के लोग ही अब उनसे किनारा करने लगे हैं। बाबूलाल नागर के बारे में अगर कहा जाए तो यह भी गलत नहीं होगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। कोर्ट ने मांगी है उन्नाव में खजाने की खोज के बारे में पुलिस से रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मांगी है, जिसमें कहा गया था कि उन्नाव में खजाने की खोज के चलते देश में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज उन्नाव में हो रहे खजाने की खोज के चलते हो रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कोर्ट ने ये साफ किया है कि पुलिस 28 अक्टूबर तक इस पूरे मामले में रिपोर्ट दे कि आखिर किस तरह खुदाई के जरिए अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मांगी है, जिसमें कहा गया है कि उन्नाव में हो रहे खजाने की खोज के चलते देश में अंधविश्वास फैला जा रहा है, जिसके चलते राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इसमें शामिल है। ये जनहित याचिका विनय मिश्रा ने की थी। इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी और पुलिस को अपनी रिपोर्ट भी कोर्ट में 28 तारीख को ही पेश करनी होगी। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश से आई आशा बहनों ने धरना प्रदर्शन किया। सरकारी वेतन 5200 के ग्रेड पाने और साथ में पूर्ण सरकारी नौकरी की मांग भी रखी। साथ ही अपना ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और देश के 18 राज्यों से आशा बहनें राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची, जहां उनकी मांग थी कि उन्हें सरकारी नौकरी पर रखा जाना चाहिए, साथ ही 5200 का ग्रेड भी मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर पहले आशा बहनों ने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के घर के घेराव की कोशिश की। बाद में प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक ज्ञापन भी पहुँचाया। आशा बहनों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने 28 मार्च को उन्हें वादा किया था कि उनके वेतन में 1000 रुपए का इजाफा होगा, लेकिन वादा खिलाफी हो गई। अब इनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द सरकार इनकी मांगों पर गौर करे, वरना वो यूपीए सरकार को 2014 के आम चुनाव में जवाब देगी। साथ ही 2 लाख के करीब आशा बहनें स्ट्राइक पे भी जा सकती है। उत्तराखंड में एक बार फिर स्थायी राजधानी की मांग उठने लगी है, लेकिन ये मांग कोई आम नहीं खास कर रहा है। जी हाँ, प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह गुंजवाल ने सरकार से नई मांग रखी है और वह है स्थायी राजधानी की। उनकी इस मांग में भाजपा भी हामी भरती नजर आ रही है। साफ है, स्थायी राजधानी का मुद्दा एक बार फिर राज्य की राजनीति को गर्म करने लगा है।
गैरसैंण में विधानसभा निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा उठाने के बाद सरकार को तेजी से काम करने को मजबूर करने वाले विधानसभा अध्यक्ष ने अब एक और मांग रख डाली है। जी हां, विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने साफ कहा है कि भले ही गैरसैंण में विधानसभा का निर्माण हो रहा हो, लेकिन सरकार को इस क्षेत्र का स्वरूप तय करना होगा। उनके अनुसार सरकार ये स्पष्ट करे कि वे गैरसैंण में कौन सी राजधानी बनाना चाहते हैं। क्या सरकार गैरसैंण में स्थायी राजधानी बनाना चाहती है या अस्थायी या ग्रीष्मकालीन? विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि पहाड़ की जनता पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही चाहती है। अब मैं भी इसका पक्षधर हूँ। ऐसे में सरकार को इस बारे में कोई न कोई फैसला लेना ही होगा। उनके अनुसार गैरसैंण वैसे भी प्रदेश की जनता के लिए भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इस बात पर फैसला लेना होगा कि वे स्थायी राजधानी कहां बनाएंगे। आपको बता दें, राज्य गठन से ही स्थायी राजधानी का मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा है। ऐसे में दीक्षित आयोग का गठन भाजपा शासन काल में किया गया था, जिसने 9 साल बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें जनभावनाएं गैरसैंण के पक्ष में बताई गई थी। वहीं अन्य व्यवस्थाओं में देहरादून के कई स्थानों को मुफीद बताया था, लेकिन तब से मामला लटका हुआ है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के इस मुद्दे पर सरकार के सहयोगी मंत्री प्रीतम पवार भी मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजधानी देहरादून में प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर एक गोपनीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसएसबी, आईटीबीपी, भारतीय सेना, उत्तराखंड पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा खुफिया विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिसमें उत्तराखंड में पूर्व में माओवादी गतिविधियों में सम्मिलित लोगों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड नेपाल, चीन और तिब्बत की सीमाओं से घिरा हुआ है, जिस कारण अक्सर सीमा पार से खतरे की भी गुंजाइश बनी रहती है। उत्तराखंड में पहले भी माओवादी गतिविधियों में शामिल कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जनपदों में माओवादी कैंप भी पकड़े गए थे, जिसका संचालन स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद ये देखा गया था कि नेपाल से काफी बड़ी संख्या में माओवादी भारत में पहुंचने लगे थे। वर्तमान में कुछ समय बाद नेपाल में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में माओवादी शक्तियां एक बार फिर अस्तित्व में आ सकती हैं, जिसकी आशंका के चलते देहरादून में इस गोपनीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भारतीय सेना, उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों से भी सीमा के क्षेत्रों का हालचाल जाना और उनके सुझाव भी लिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि अब प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस से जुड़े कर्मचारियों को 30% अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा और इंटेलिजेंस को मॉडिफाई और हाईटेक करने के लिए 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने रिलीज करने की बात भी कही है। बैठक में सीमांत जिलों से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों से ये भी पता किया गया कि वहां अपराधों में क्या कुछ नया ट्रेंड तो नहीं पाया गया है, जिससे माओवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला हो। वहीं राज्य के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सभी अधिकारियों से उनके संसाधनों के बारे में भी पूछा गया है कि उनके कार्य करने में किसी तरीके की कोई दिक्कतें तो नहीं है। वहीं इस बैठक के दूसरे सेशन में भारतीय रक्षा विभाग के कई एक्सपर्ट द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी पुलिस अधिकारियों को माओवाद और सामाजिक विद्रोह को समझने और उसके दमन के तरीकों के बारे में समझाया गया। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक भले ही इस गोपनीय बैठक को केवल अधिकारियों को माओवाद के लिए सेंसिटाइज करने की बात कह रहे हो, लेकिन सभी लोग ये जानते हैं कि पूर्व में जिस तरीके से माओवादी गतिविधियां उत्तराखंड में संचालित रही हैं, उनसे कहीं न कहीं प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन भी सकते में है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले भी उत्तराखंड में कुछ सिम्टम्स ऐसे मिले थे कि जिसमें माओवादी गतिविधियों के संलिप्त होने की बात कही जा रही थी। देखना होगा कि इस गोपनीय बैठक के बाद किस तरीके की सतर्कता बरती जाती है। सीतापुर शिवधान इलाके में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक मेले का आयोजन किया गया। मेले का मेन मकसद ग्रामीण इलाकों में रोजगारों को मुहैया कराना था। मेले में भारी संख्या में दूर दराज से आए ग्रामीणों ने पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी मौजूद रहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर HR खान ने मेले में लगे हुए स्टॉलों पर जाकर जायजा लिया। मेले में किसानों को रोजगार शुरू करने और चलते हुए रोजगार को बढ़ाने के लिए ऋण संबंधी जानकारियां भी दी गयी। महिलाओं और छात्राओं के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए आगरा पुलिस ने एक नई पहल शुरू की। हर उस चौराहे पर जिस पर छात्राएं और महिलाएं वाहनों से सफर करती हैं, उन वाहनों को रोककर ये चेक किया गया कि कहीं महिलाओं को और छात्राओं को आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती।
ये नजारा है आगरा के थाना इत्माउद्दौला क्षेत्र के रामबाग चौराहे का, जहां कुछ पुलिसकर्मी राह चलती व ऑटो में रोजाना सवारी करती महिलाओं व युवतियों से कुछ पूछ रहे हैं। दरअसल ये आगरा पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत वो हर आती जाती महिलाओं से उनकी परेशानी के बारे में पूछ रहे हैं कि उनको रास्ते में सफर करते समय कोई परेशानी तो नहीं होती या कोई उनसे आए दिन छेड़खानी तो नहीं करता, और करता है तो वो पुलिस को बताए, पुलिस तत्काल उन पर कार्रवाई करेगी।